जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस तत्वों की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी तत्व के ग्रह के बारे में। देखिए, पहले तो पृथ्वी तत्व में जो 2 ग्रह आते हैं वो कोई और नहीं, पहले तो हमारी खुद की पृथ्वी है, यानी कि ज्योतिष अनुसार लग्न या असेंडेंट। जी हाँ, जैसे बाकी ग्रह है वैसे ही हमारी पृथ्वी है। जैसे बाकी ग्रह किसी न किसी राशि से गुजरते हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी किसी न किसी राशि से गुजर रही है। और उसके अलावा बुध देव पृथ्वी तत्व को रूल करते हैं। ये दोनों ही कुछ ऐसे नेचर के हैं कि कोई भी तत्व की राशि आ जाए ये फ्रेंडली ही मानते हैं। फिर भले ही वो कुछ तत्वों की राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना भी हो, बट हायरार्की वाइज पहली चीज़ ये है कि वो सबको फ्रेंडली मानते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि बुध और लग्न, इनको कोई भी ग्रह और राशि प्रभावित कर देती है तो उस इन्फ्लुएंस के हिसाब से वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल और फ्लेक्सिबल है थोड़े। इसके अलावा बुध देव हमारी इंटेलिजेंस है और लग्न को भी हम अपने इंटेलिजेंस के लिए देखते हैं। बुध देव को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है लग्न में विराजमान होके। देखिए, बुध देव और लग्न आपकी कॉन्शियसनेस लेवल को दिखाता है। आप कितने अवेयर है, कितना अच्छा अंदर से सोच सकते हैं। बाहर जो मैनिफेस्ट हो गया वो तो मून है। मून इमोशनली डिसीजन लेता है, मून भी अवेयरनेस बताएगा, परंतु वो बुद्धि को रूल नहीं करते। मैंने बुध देव के वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे इसे समझने के लिए। तो आप जितना हो सके मून और मर्क्यूरी को सेपरेट देखने की कोशिश कीजिए। आप कितने प्रैक्टिकल है, आप कितने कैलकुलेटिव है, आप स्किलफुल है या नहीं, वो सभी चीज़ें आप बुध देव और लग्न से देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर पृथ्वी तत्व के ग्रह अग्नि तत्व की राशि में विराजमान हो तो उसे कैसे देखा जाए। देखिए, अग्नि ऊर्जा और रुतबा को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी स्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस को दर्शाता है। तो ये कॉम्बिनेशन में ये चीज़ तो तय है कि ये व्यक्ति को शान और रुतबा मिलते रहेगा। एनर्जेटिक और एक्टिव बॉडी और पर्सनालिटी होती है इनकी। ये लोगों को अपने गुण, अपने टैलेंट से आकर्षित कर लेते हैं। तो बुध देव की क्वालिटी में हमने समझा था कि वो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं दूसरे ग्रहों से, और बुध देव की अपनी भी क्वालिटी है कि वो दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं। तो बुध देव जैसी तरीके की राशि में बैठेंगे वो व्यक्ति उस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है। तो हम समझ सकते हैं अगर किसी का बुध जल तत्व की राशि में हो तो वो इमोशनली अट्रैक्ट कर सकता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें याद रखिए। पहली चीज़ तो सभी तत्व फर्स्ट लेवल पे उनके लिए फ्रेंडली है। दूसरी चीज़, वो कोई भी राशि में बैठे उसी तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अग्नि तत्व में अगर बैठे तो टैलेंट से लोगों को आकर्षित करेंगे, एनर्जेटिक बॉडी होगी, एक्टिव पर्सनालिटी होंगे। अब यहाँ तीसरी चीज़ आप ये याद रखिए कि इसको जो ग्रह इन्फ्लुएंस करेगा, जो राशि इन्फ्लुएंस करेगी, ये वैसा रिएक्ट करेंगे। तो पृथ्वी तत्व का पूरा प्रभाव पड़े, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई दूसरा ग्रह उन्हें छेड़ नहीं रहा हो। अब आ जाते हैं, अगर पृथ्वी तत्व के ग्रह पृथ्वी तत्व की ही राशि में विराजमान हो तो उसे कैसे देखा जाए। देखिए, मेरा ये मानना है इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ये लोग बहुत चतुर होते हैं और बुध देव की सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट है कन्या राशि की, जो उनकी खुद की राशि है, मूल त्रिकोण है, और उसी राशि में वो उच्च के भी हो जाते हैं। और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। बाकी 2 पृथ्वी तत्व की राशि में भी इनका फल अच्छा ही होता है अगर उन्हें कोई बैडली इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो। अब क्वालिटी की बात करें तो ऐसे व्यक्ति एक स्टेबल तरीके से बात करते हैं। दे हैव गुड क्वालिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली। हर चीज़ को डिटेल्ड एनालिसिस करके समझते हैं और फिर यही चीज़ वो दूसरों को समझाने में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और ये लोग दूसरों को अपने वाणी से आकर्षित करते हैं। और नॉर्मली ऐसे लोगों को दूसरों की खास ज़रूरत होती नहीं है, दूसरों को इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीख के बैठे होते हैं, या तो इनके पास कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होता है। और पृथ्वी तत्व में भी मैंने कहा कन्या राशि बड़ी प्यारी राशि है बुध देव के लिए। तो यहाँ एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि कन्या राशि के बुध की कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो हर परिस्थिति को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बना लेता है। तो देखिए, प्रैक्टिकल इसीलिए हम लोगों को कहते हैं क्योंकि उन्हें अनुभव होता है हर चीज़ का, किस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। और जो बंदा हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखता है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल तो होगा ही। अगले तत्व में आ जाते हैं, अगर पृथ्वी तत्व के ग्रह वायु तत्व की राशि में हो तो उसे कैसे देखा जाए। देखिए, ये भी एक अच्छा प्लेसमेंट है। ये पृथ्वी तत्व वैसे ही प्रैक्टिकलिटी को दर्शाता है और वायु तत्व इंटेलेक्ट को दर्शाता है और काम त्रिकोण की राशि है।
तो इनको अपने काम को दर्शाना बहुत बेहतर तरीके से आता है। ये कॉम्बिनेशन के व्यक्ति बहुत ही यंग और चार्मिंग दिखते हैं। देखिए, चेहरे का ग्लो मून से भी देखना है। इस वीडियो में हम एक लिमिटेड एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक वीडियो है। तो मैंने काफ़ी एजेड लोगों को देखा है ये कॉम्बिनेशन के साथ, वो अपने एज के बिल्कुल नहीं लगते हैं, वो फिर भी बहुत यंग लगते हैं। इसे हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर बुध देव पृथ्वी तत्व में हो तो इस व्यक्ति का एज डेफिनेटली वो जिस उम्र का है दिख जाएगा। अब पृथ्वी तत्व वालों को आप कंपेयर कीजिए वायु तत्व वाले बुध के साथ, वो व्यक्ति को आप नहीं पकड़ पाओगे। वायु तत्व में जिसका बुध है वो ज़्यादातर यंग नज़र आता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये भी एक वरदान से कम नहीं कि व्यक्ति के पास इंटेलिजेंस भी है, एक्सप्रेस करने की भी ताकत है और जीवन भर वो यंग और चार्मिंग नज़र आता है। अब आ जाते हैं आखिरी तत्व पे। अगर पृथ्वी तत्व के ग्रह जल तत्व की राशि में हो तो उसे कैसे देखा जाए। देखिए, पृथ्वी तत्व को हमने अच्छे से समझ लिया है, एक स्थिर एक ठोस सतह है। अब थोड़ा और गौर से समझे तो पृथ्वी तत्व की कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, स्टेबल है। तो पृथ्वी तत्व फिलहाल फ्री है, पर अगर उसे कोई काम दे दिया जाए तो उसका फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी को जल संभालने का काम दे दो तो जल खुद तो अपने आप को नहीं समेट सकता, मिट्टी के गड्ढे में या धरती के बनाए किसी समुद्र में ही वो अपने आप को समेटेगा। और जब पृथ्वी पे जल आ जाए तो पृथ्वी की विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और दूसरी चीज़ उनकी फ्रीडम भी ख़त्म हो गई है। अब उन्हें काम पे लगना है। जनरली पृथ्वी तत्व को काम नहीं करना होता। और बुध देव को भी हमने समझा है, एक युवा प्लैनेट है, बच्चे हैं, कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो फ्रीडम पसंद करते हैं। और एक और चीज़ को हम समझ सकते हैं, देखिए पृथ्वी, हमारी खुद की जो पृथ्वी है, उससे वायु का जो प्रभाव है वो उसको कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। वायु फ्री है, चल रहा है अपना, पृथ्वी अपना स्टेबल है। तो कह सकते हैं एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन्ड है, जहाँ ये दोनों में मित्रता बनी हुई है। ये दोनों एक दूसरे के भरोसे नहीं बैठे। पर जल कभी सेफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता, तो जल उस पर बोझ बन गया है। तो अभी अगर मैं जल तत्व की राशि में पृथ्वी तत्व के ग्रह को डालूँ तो कुछ ऐसा देखता हूँ कि एक पत्थर को आपने समंदर में फेंक दिया तो वो पत्थर जैसे ही डूबना चालू होगा उसकी विजिबिलिटी कम होनी चालू हो जाएगी। अब दूसरी चीज़, पृथ्वी तत्व हमें प्रैक्टिकलिटी देता है, जल हमें इमोशंस देता है। अब बुध देव अगर जल तत्व में आ जाए तो वो प्रैक्टिकलिटी को दिखाएंगे कि वो इमोशंस को हैंडल करने बैठेंगे। अब ये सभी चीज़ को आप लागू करते वक्त हायरार्की मत भूलिएगा। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा है, पहली हायरार्की ये है कि पृथ्वी तत्व के लिए सब चीज़ फ्रेंडली है, तो वो भी काम करेगा। अब दूसरे स्टेप में हमने ये जाना कि जल तत्व में उनकी विजिबिलिटी कम हो रही है और उनकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। तो अब आप कुंडली पे आ जाइए। 4th हाउस बुध देव के लिए मरण कारक स्थान बताया गया है। 4th हाउस माता का स्थान है, बुध देव बच्चे है। बच्चे को 24/7 खेलना पसंद है, घर से बाहर जाना पसंद है और माता को घर में रहना पसंद है। और नेचुरली माता अपने बच्चे को भी अपने पल्लू से बांध के घर में ही अपने नज़रों के सामने रखना पसंद करती है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे के लिए रेस्ट्रिक्शन बन गया कहीं ना कहीं, एक फोर्सफुली कंडीशन अप्लाई हो गया है बुध देव पे कि आपको खेलने नहीं जाना, घर पे बैठना है। अब राशि बदल के देखिए, वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। अब वहाँ आप बच्चे को रख दो, बच्चे को क्या करना ट्रांसफॉर्मेशन से, बच्चा तो अपना खेलना कूदना चाहता है, कल की कोई फिक्र नहीं होती उसे। बच्चा मतलब बुध देव समझिए आप। अब वृश्चिक में आके उन्हें ज़बरदस्ती ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ रहा है। तो इवेंचुअली, क्योंकि हर तत्व को वो फ्रेंडली मानते हैं, वो कॉन्कर कर लेंगे सिचुएशन को, मगर नेचुरली उनको दिक्कत है। आप जल तत्व की मीन राशि भी पकड़ लीजिए। देखिए, मीन राशि लेट गो की राशि है और बुध देव, कोई भी बच्चे को आप देखिए, वो हर चीज़ को पकड़ना चाहता है, हर चीज़ को पाना चाहता है। तो एक बच्चा जिसे हर चीज़ चाहिए वो लेट गो करने मीन राशि में क्यों जाएगा। दूसरी तरीके से समझ सकते हैं आप, बुध देव प्रैक्टिकल है और मीन राशि बड़ी ही स्पिरिचुअल राशि है। एक्चुअली जल तत्व के तीनों ही राशि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को दिखा रहे हैं, पर देखिए यहाँ ये दोनों एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल और मटेरियल एस्पेक्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक साथ नहीं चल सकते। प्रैक्टिकल बंदा बोलेगा मैं दान क्यों करूँ, या वो सोचेगा ये पैसे मेरे काम कैसे आ सकता है। और वही एक स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या कहेगा, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं किसी को दे सकूँ। स्पिरिचुअल बंदे के पास कुछ ना भी हो ना किसी वक्त, तो वो दुआ ज़रूर दे के जाएगा, और कुछ हो भी तो वो त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके पास रोटी है, कंबल है, चप्पल है, और उसने किसी को देख लिया कि ये मेरे से ज़्यादा ज़रूरतमंद नज़र आ रहा है, तो ये व्यक्ति त्याग देगा उस चीज़ को, ये व्यक्ति उसे पहले देगा अपनी चीज़ें।
तो यहाँ कंक्लूजन हम समझ सकते हैं, वाटर एलिमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आम तौर पे पृथ्वी तत्व के ग्रहों को पसंद नहीं है। देखिए, आम तौर पे कह रहा हूँ, मतलब सबके लिए एक जैसा काम नहीं करेगा। कुंडली रीडिंग अलग टॉपिक है और आज सिर्फ एलिमेंट पे बात कर रहे हैं। और मेरा मानना है ज्योतिष शास्त्रों को आप जितना धीरे सीखे उतना अच्छा है। तो देखिए, ये तत्वों की सीरीज़ में ये हमारा आखिरी वीडियो था। हमने सभी ग्रहों को बेसिक लेवल पे डिफरेंट तत्वों की राशि में समझ लिया है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये तत्वों की पूरी सीरीज़ देखने के बाद आप ये ज़रूर समझ पाए होंगे कि क्यों मनुष्य को ग्रह प्रभावित कर पाते हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया हो कि दो एग्जैक्ट एलिमेंट के जो स्वामी हैं वो फिर भी अति प्रिय मित्र है। तो वो सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो चुकी होंगी, जैसे कि फायर और वाटर एग्जैक्ट ऑपोजिट है परंतु इनके जो स्वामी हैं वो अति प्रिय मित्र है। पृथ्वी और वायु भी एग्जैक्ट ऑपोजिट नेचर के हैं। पृथ्वी एकदम स्टेबल है, वायु एकदम अनस्टेबल है, चलायमान है, पर इनके जो राशि के स्वामी हैं ये दोनों आपस में अति प्रिय मित्र है। और क्योंकि तत्वों की बात हो रही है तो जब आप कुंडली देखें तो फर्स्ट हाउस के ऑपोजिट जो भी तत्व की राशि हो वो इस पर्सन के लिए एग्जैक्ट ऑपोजिट एनर्जी है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं मेष लग्न का हूँ तो मेरे सप्तम भाव में राशि होगी तुला, जो कि वायु तत्व की राशि है। तो मेष अग्नि तत्व की राशि हो गई और तुला वायु तत्व की राशि हो गई। तो मेरे पास अग्नि तत्व की क्वालिटीज होंगी और वायु तत्व की क्वालिटीज बिल्कुल नहीं होंगी। और ये चीज़ को पूरा करने के लिए मेरे जीवन में मेरी अर्धांगिनी आएगी ये एलिमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो सप्तम भाव इसीलिए स्पाउस और पार्टनरशिप को दर्शाता है। एक और उदाहरण में आप समझ सकते हैं, अगर मैं कर्क लग्न का हूँ तो मेरे पास वाटर एलिमेंट ऑलरेडी है, मगर सप्तम भाव में मकर राशि है जो कि पृथ्वी तत्व है। तो मेरे पास प्रैक्टिकलिटी 0 होगी और इमोशंस 100% होगा। और ये प्रैक्टिकलिटी जो मिसिंग है लाइफ में, ये पूरा करने के लिए इनके पास प्रैक्टिकलिटी पार्टनर से आएंगी। ये खुद कभी भी स्थिरता और प्रैक्टिकलिटी को नहीं समझ पाएंगे। सो ऑलवेज अप्रिशिएट योर स्पाउस एटलीस्ट फॉर दिस मैटर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रियल में आपके स्पाउस की कुंडली का क्या लग्न है, आपका लग्न आपकी कुंडली आपके लिए पूरी तरीके से काम करेगी। जो एस्पेक्ट आपके लिए मिसिंग है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके पार्टनर से। देखिए, बिजनेस भी पार्टनरशिप में करते हैं तो ये तभी अच्छा चल पाता है जब दो व्यक्ति अलग अलग डोमेन में मास्टर हो, लाइन भले ही एक हो। एग्जाम्पल, एक बंदा मार्केटिंग एंड फाइनेंस में मास्टरी है और दूसरा व्यक्ति ऑपरेशंस में मास्टर आदमी है। तो ये दोनों अपने अपने काम करेंगे, एक दूसरे के डिसीजन में टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि अभी एक भरोसा भी है कि ये उसका डोमेन है, डिसीजन राइट ही लिया होगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, दोनों ही मार्केटिंग एंड फाइनेंस के मास्टरी आदमी है, यूनियनशिप करके एक बिजनेस ऑपरेट करना चालू कर दिया। अब दोनों सेम डोमेन में मास्टरी करके बैठे हैं। अब एक व्यक्ति बोलता है कि अपने को अपना स्टोर ऑफलाइन चलाना है, अपनी मार्केटिंग ऑफलाइन रखनी है, उसी में प्रॉफिट है। और दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं, अपने को ना टाइम के साथ चलना है, अपने को सारी चीज़ें डिजिटलाइज ही करनी है, जो होगा ऑनलाइन होगा। तो अब क्या होगा, एक पार्टनर बोल रहा है सारे पैसे मैं ऑफलाइन स्टोर पे ही लगाऊंगा, दूसरा पार्टनर बोल रहा है सारे पैसे, सारा दिमाग, सारा वक्त मैं ऑनलाइन स्टोर पे लगाऊंगा। और ऑपरेशंस में किसी का ध्यान ही नहीं कि प्रोडक्ट क्वालिटी का बेंचमार्क कौन सेट करेगा, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, सबका कुछ पता नहीं। तो ऐसे में चीज़ें सही चल नहीं पाती है। तो दो एग्जैक्ट ऑपोजिट एनर्जीज है तो ही बिजनेस और यूनियनशिप में फ़ायदा होता है। और उसके अलावा देखिए, हमने जान लिया हम 5 तत्वों से घिरे हुए हैं। हमारे ही बॉडी के अंदर कोई ना कोई तत्व कम या ज़्यादा है। तो जो ग्रह और राशि आपके कुंडली में स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ऑटोमेटिकली वो तत्व आपके अंदर बढ़ जाएगा। और जो चीज़ें आपको वीक नज़र आ रही है वो तत्व की आप में ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो, अपने एलिमेंट्स को आप स्टेबलाइज कर सकते हो। जो तत्व कम है उन्हें बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जो तत्व ज़्यादा है उसे मेंटेन करके कम करने की कोशिश कीजिए। अग्नि तत्व ज़्यादा है तो आप डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए, रनिंग कीजिए, जिम कीजिए। वायु तत्व कम है तो वायु तत्व के लिए आप डेली प्राणायाम कीजिए, ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए कि आपके अंदर वायु तत्व की कमी जो है वो बैलेंस रहे। अगर जल तत्व में आप कमी देख रहे हो तो जल तत्व के लिए आप जितना हो सके लिक्विड फूड पे रहिए, इमोशनली ओपन रहिए। सबसे आपको सीखना होगा नरिशमेंट कैसे देते हैं दूसरों को। और पृथ्वी तत्व में आप कमी देख रहे हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में बढ़ना होगा, आगे चीज़ें लिखना शुरू कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकली ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो बाकी लोग कर रहे हैं वो आपके समझ नहीं आती नॉर्मली, जिसका पृथ्वी तत्व कमज़ोर हो जाए। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए
और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी मिल चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सही समय से पहुंच सके। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।